हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है मैच्योरिंग अप्रोच। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में। द इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट रिफ्लेक्ट न्यू दिल्लीज मोर मेच्योर अप्रोच टू फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस। कह रहा है कि भारत और यूके के बीच में जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसका नाम है इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें ये दिखता है कि जो भारत है उसने इस बार जो फ्री ट्रेड जो निगोशिएशंस हुए हैं, जो एग्रीमेंट हुए हैं, जो बातचीत हुई है, उसमें ज़्यादा मिच्योर अप्रोच दिखाई है। Unlike its 2009 free trade agreement with ASEAN, which tilted the trade balance against India, कह रहा है कि इस बार का जो इन्होंने अप्रोच दिखाई है वो 2009 की तरीके नहीं है, जब इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था एशियान कंट्रीज़ के साथ। और उस समय जो बैलेंस था, मतलब कह सकते हैं जो प्रॉफिट था, वो भारत के अगेंस्ट था। उस ट्रेड एग्रीमेंट में भारत को एक तरीके से नुकसान ही हुआ था, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था। मगर इस बार जो इन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट किया है यूके के साथ, उसमें बैलेंस बना के रखा है, मतलब अपना नुकसान नहीं होने दिया है। न्यू दिल्ली हैज़ अप्रोच्ड द यूके पैक्ट बाई अटेम्प्टिंग टू बैलेंस लिबरलाइजेशन विद डोमेस्टिक सेंसिटिविटीज़। कह रहा है कि न्यू दिल्ली ने जो यूके के साथ पैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया है, उसमें उसने एक चीज़ को बैलेंस किया है। वो क्या है? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि भारत ने जो अपनी मार्केट खोली है, जो अपनी इकोनॉमी खोली है, उसको थोड़ा सा ध्यान से खोला है कि जो डोमेस्टिक सेंसिटिव, मतलब जो डोमेस्टिक बिजनेस है या जो डोमेस्टिक व्यापार है, उसमें किसी तरीके का कोई खतरा पैदा ना हो या फिर उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। अमिड एन इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, और ख़ासकर ऐसे समय में जब दुनिया भर का जो ग्लोबल ट्रेड सिस्टम है, पूरा व्यापार है, वो टूटा हुआ है और अनस्टेबल है। अ सिमिलर शिफ्ट वॉज एविडेंट इन द न्यूजीलैंड एफटीए। कह रहा है कि इसी तरीके का जो शिफ्ट है वो देखने को मिला था जो न्यूजीलैंड के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। एविडेंट मतलब जो चीज़ एकदम क्लियर है। वेयर इंडिया सक्सीडेड इन प्रोटेक्टिंग इट्स सेंसिटिव डेयरी सेक्टर, जहां पर भारत सफल रहा था अपने डेयरी सेक्टर को बचाने में, डिस्पाइट डेयरी प्रोडक्ट्स बीइंग वन ऑफ न्यूजीलैंड बिगेस्ट एक्सपोर्ट। जबकि न्यूजीलैंड का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो मिल्क का ही है, उसके बावजूद भी भारत अपने यहाँ का ट्रेड सेक्टर, डेयरी सेक्टर को बचाने में कामयाब रहा था, जब वो न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा था। वाइल द इंडिया यूके सीटा, कह रहा है कि जबकि भारत और यूके का ये जो एग्रीमेंट है इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, वो भारत का जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, एक तरीके से भारत की जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, वो उसको और ज़्यादा मजबूत करेगा एक्सपोर्ट के मामले में। इट्स बेनिफिट्स आर लाइकली टू बी अनइवन अक्रॉस सेक्टर्स। कह रहा है कि लेकिन ये जो एग्रीमेंट है, इसका जो लाभ है वो सारे सेक्टर्स को नहीं मिलने वाला। कुछ सेक्टर्स को हो सकता है ज़्यादा मिलेगा और कुछ को बिल्कुल नहीं मिलेगा। एंड कुड प्लेस कॉम्पिटिटिव प्रेशर ऑन ऑलरेडी कॉस्ट डिसएडवांटेज एमएसएमई। और कह रहा है कि एक तरीके से कंपटीशन का प्रेशर डाल सकता है उन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर जो पहले से ही एक तरीके से दबाव में है या डिसएडवांटेज में है। कह रहा है कि एक तरीके से उनकी कॉस्ट वैसे ही ज़्यादा है, अब ये जो कंपटीशन बढ़ेगा एक्सपोर्ट का, उससे इनके ऊपर और ज़्यादा दबाव आएगा। द पैक्ट एन अटेम्प्ट टू सिक्योर लॉन्ग टर्म मार्केट एसेस। कह रहा है कि ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें ये प्रयास किया गया है कि काफ़ी समय के लिए मार्केट का जो एसेस है उसको अपने कंट्रोल में रखा जाए। एंड इंटीग्रेट इंडिया फर्दर इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स, और भारत को दुनिया भर का जो ट्रेड नेटवर्क सिस्टम है उसमें इंक्लूड किया जाए। ऑफर जीरो ड्यूटी एसेस ऑन 99% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। कह रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है वो भारत के 99% जो प्रोडक्ट है उसमें जीरो ड्यूटी लगाता है। कवरिंग ऑलमोस्ट द इंटायर वैल्यू ऑफ बायलैटरल ट्रेड, और ये लगभग लगभग भारत और यूके के बीच में जितना भी बायलैटरल ट्रेड होता है वो सब कुछ कवर करता है। कहने का मतलब ये है कि भारत अगर 100 प्रोडक्ट बेचता है तो उसमें से 99 जो यूके में जा रहे हैं उसमें किसी तरीके का टैक्स नहीं है, इसीलिए बोला यहाँ पे ऑफर जीरो ड्यूटी एसेस। हाउएवर, हालांकि स्मॉलर फर्म्स ऑफन लैक द डॉक्यूमेंटेशन, कि जो छोटी छोटी फर्म्स होती हैं या फिर कह सकते हो कंपनीज होती हैं,
उनके बाद प्रॉपर पेपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते, एंड कंप्लायंस कैपेसिटी, और एक तरीके से वो हर रूल को मानने में या फिर हर जितने भी रूल्स या फिर उसमें लिमिटेशन है एग्रीमेंट में, उसकी मानने की उनके पास क्षमता नहीं होती है, मतलब वो उसको कंप्लाई नहीं कर सकते हैं, फॉलो नहीं कर सकते हैं। नीडेड टू क्लेम दीज बेनिफिट्स, कहने का मतलब ये है कि एक तो ये जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते, पेपर नहीं होते, और इतनी क्षमता नहीं होती है कि उस एग्रीमेंट में जो एक तरीके से रूल्स हैं या फिर कुछ कह सकते हैं लिमिटेशन है उनको वो फॉलो नहीं कर पाते, इसी वजह से इनको बेनिफिट्स मिलने में बहुत दिक्कत होती है। डिस्पाइट द डील इंक्लूडिंग सम एग्रीमेंट्स ऑन नॉन टैरिफ एस्पेक्ट्स, कह रहा है कि कुछ मामलों में जो नॉन टैरिफ मामलों में इस डील में बातचीत हुई है, कुछ एग्रीमेंट हुए हैं। नॉन टैरिफ एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि मान लो कि टैक्स नहीं लगाया जा रहा है मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हो, तो उन पर बातचीत हुई है। MSMEs में फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंप्लाई विद द यूकेज स्ट्रिजेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, रिगरस सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी, टेक्निकल एंड सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड। कह रहा है कि MSMEs को एक तरीके से बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है जो यूके में बहुत ज़्यादा स्ट्रिजेंट मतलब कठोर फूड रूल्स हैं, फूड के रेगुलेशन है कि उनको एक तरीके से वो ये इंश्योर करते हैं कि जो फूड है वो एकदम क्लीन हो, तो इस मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। फाइटो सैनिटरी का मतलब होता है कि जो मान लो ये प्लांट्स हैं उसके जो हेल्थ है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कठोर रूल्स हैं वहाँ पर। टेक्निकल जो रूल्स हैं, स्टैंडर्ड हैं प्रोडक्ट को इंश्योर करने के लिए कि वो बहुत सही तरीके से बने हों, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, वो भी बहुत ज़्यादा कठोर है। और सस्टेनेबिलिटी मतलब वो जो प्रोडक्ट हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो। तो ये सब जो रूल हैं, चाहे वो फूड की सेफ्टी को लेकर हो या टेक्निकल सेफ्टी को लेकर हो, चाहे सस्टेनेबिलिटी हो या फाइटो सैनिटरी हो, ये सब रूल इतने ज़्यादा कठोर हैं यूके में कि यहाँ की जो कंपनीज है उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, भारत में तो कुछ भी बेच लेते हैं, मगर वहाँ पे वो बेचने नहीं देंगे। विच कुड प्रूव अ बिगर हर्डल देन टैरिफ, वो एक तरीके से ज़्यादा बड़े हर्डल हैं, बाधाएं हैं टैरिफ के बजाय, मतलब टैरिफ उतनी बड़ी चीज़ नहीं है मगर ये जो रूल्स वो वहाँ पे फॉलो नहीं कर पाएंगे तो एक तरीके से अपना माल बेच भी नहीं पाएंगे, प्रोडक्ट बेच भी नहीं पाएंगे, उससे क्या होगा, कोई मतलब नहीं होगा इस एग्रीमेंट का। ग्लोबली दुनिया भर में सच एग्रीमेंट्स हैव एक्सलरेटेड एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, इस तरीके के जो एग्रीमेंट होते हैं वो एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग फील्ड में डाइवर्सिफिकेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फील्ड में एक्सपोर्ट कर रहे हो, अलग अलग चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है आदमी। अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का बुलावा आता है, काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट पाते हैं ऐसे एग्रीमेंट से। फैसिलिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में सहायता मिलती है, बट ओनली व्हेन सपोर्टेड बाय रोबस्ट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड कॉम्पिटिटिव फर्म्स, लेकिन ये ऐसा तभी संभव हो पाता है जब उस देश में रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, उनके यहाँ पहले से इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो स्तर होता है बहुत अच्छा होता है, और ये जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं मतलब उनके यहाँ जो कंपनियां होती हैं वो पहले से ही बहुत अच्छी स्थिति में होती हैं, तभी ये सब हो पाता है। मान लो कि अगर मेरे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई मैं आपको 1 टन गेहूं बेचूंगा, ठीक है, तो उसके लिए मेरा जो खेत है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसकी सॉयल है, उसका फर्टिलाइज़र है, और मेरे पास भी जो पैसा है वो पर्याप्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बोला नहीं ठीक है हम पेमेंट एक बार में दे देंगे, आप पूरा प्रोडक्ट हमको दे दो। अरे पेमेंट तभी दोगे जब हम पूरा प्रोडक्शन कर पाएंगे, जब मेरी क्षमता ही नहीं है प्रोडक्शन करने की तो फिर इस एग्रीमेंट का हुआ क्या, समझ रहे हो। तो चाहे वो एग्रीमेंट कितना भी अच्छा हो, अगर हमारी कैपेसिटी ही नहीं है तो हम उसका पूरा फ़ायदा उठा ही नहीं पाएंगे। इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली अंडर यूटिलाइज सेवरल ट्रेड एग्रीमेंट, वही बात कही कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से पहले भी बहुत से जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको अंडर यूटिलाइज किया है, मतलब पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाया उसका। बिकॉज ऑफ लो अवेयरनेस, क्योंकि पूरी जानकारी नहीं थी। कम्बरसम एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क, बहुत सारे रूल्स, एंड हाई कंप्लायंस कॉस्ट, और नियमों को पालन करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। The trade deficit with ASEAN widened from about $10 billion in 2017 to nearly $44 billion in 2023। कह रहा है कि जो ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट तो समझ रहे हो ना, कि मान लो कि तुम मुझे 100 रुपये बेच रहे हो माल और मैं सिर्फ 10 ही रुपये का बेच पा रहा हूँ, तो कितना रुपये का डेफिसिट हो गया मेरे लिए, 90 रुपये का हो गया। तो वैसे ही भारत का जो ट्रेड डेफिसिट था वो $10 बिलियन था 2017 में, और आज 2023 की बात करें अगर तो $44 बिलियन हो गया होगा। आज तो सोचो $60 बिलियन क्रॉस कर गया होगा ना। तो 2023 का जो ये डेटा है वो $44 बिलियन का डेफिसिट हो चुका है अब तक। सिमिलरली उसी प्रकार से
द यूकेज एग्रीमेंट बेनिफिट्स में रिमेन बिलो एक्सपेक्टेशन, कि जो भारत का यूके के साथ एग्रीमेंट हुआ है वो उतना ज़्यादा हम उसका प्रॉफिट नहीं उठा पाएंगे, एक्सपेक्टेशन से कम ही रहेगा, अनलेस जब तक इंडिया स्ट्रेथन्स रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, भारत अपने यहाँ के जो रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उनको मजबूत नहीं करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, जो हमारी खुद की डिज़ाइन है, पेटेंट है, जो प्रोडक्ट पेटेंट है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। पेटेंट मतलब ऐसी डिज़ाइन या टेक्नोलॉजी जो सिर्फ हमारे पास हो, तो उसको प्रोटेक्शन करने वाला भी सिस्टम होना चाहिए ताकि दूसरे कॉपी ना कर लें। एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, और अगर बिजनेस में किसी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उसको कितनी जल्दी रिजॉल्व किया जाए, अगर ऐसा सिस्टम नहीं होगा तो हम पूरी तरीके से इस एग्रीमेंट का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ऑल्दो हालांकि द यूके अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 3% ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, मर्चेंडाइज मतलब प्रोडक्ट्स, कह रहा है कि भारत की जो एक्सपोर्ट है उसका सिर्फ यूके जो है कितना है, 3% है। मतलब अगर हम 100 रुपये बेचते हैं तो 3 रुपये यूके में बेचते हैं। एंड अराउंड 1% ऑफ इट्स इम्पोर्ट, और जो उसका इम्पोर्ट कितना है भारत में, जितना टोटल मान लो 100 रुपये आता है तो सिर्फ 1 रुपये जो है वो यूके से आता है। द यूके पैक्ट एक्सपैंड इंडियाज एसेस टू हाई इनकम मार्केट, लेकिन जो यूके के साथ जो भारत का एग्रीमेंट हुआ है उससे क्या हुआ है कि भारत की जो पहुंच है वो हाई इनकम मार्केट में पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि यूके के ज़्यादातर लोग अमीर हैं, उनको तुम कुछ भी बेचोगे 1 करोड़ का 2 करोड़ का, एक बात बता रहा हूँ मैं, तो वो तुरंत खरीदने की उनकी क्षमता है। मगर भारतीय मार्केट में ऐसा तो है नहीं, 30 या 20% लोग ही खरीद सकते हैं, 80% एवरेज क्लास है। तो कह रहा है कि एक तरीके से भारत की जो पहुंच है वो हाई इनकम मार्केट में हो गई है, वेयर इट एंजॉयज अ मर्चेंटाइज ट्रेड सरप्लस, जहाँ पे भारत अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम होता है, तो इससे क्या है, भारत को फ़ायदा है। हाउएवर दिस एडवांटेज कुड नैरो इफ इम्पोर्ट्स ऑफ द यूकेज रिलेटिव प्राइस इलास्टिक एक्सपोर्ट। अब अंदाज़ा लगाओ इसका क्या मीनिंग है। हालांकि ये जो एडवांटेज है वो कम हो सकता है, नैरो हो सकता है, अगर जो यूके से आने वाला इंपोर्ट है जो कि प्राइस इलास्टिक है, प्राइस इलास्टिक मतलब अगर उसमें बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ भी जाए या घट जाए तो जो खरीदने वाले हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो कह रहा है कि यूके से जो प्राइस इलास्टिक एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो ये जो भारत का एडवांटेज है कि भारत ज़्यादा एक तरीके से एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है, तो वो ख़त्म हो सकता है। सच है जैसे कि लग्जरी व्हीकल्स, मतलब अगर यूके से कोई बहुत महंगी गाड़ी आ रही होगी तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चाहे कितनी महंगी हो चाहे कितनी सस्ती हो। मान लो 2 करोड़ की कार है तो सभी थोड़ी खरीद पाएंगे, कुछ लोग, चुनिंदा लोग जो यहाँ पे अमीर लोग हैं वही खरीद पाएंगे, और उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी 50 लाख कीमत बढ़ गई है या 50 लाख कम हो गई है। ग्रो फास्टर देन इंडिया लार्जली लेबर इंटेंसिव, तो इससे क्या होगा कि इनकी जो एक तरीके से मार्केट है यूके की वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी भारत का जो लेबर इंटेंसिव प्राइस सेंसिटिव एक्सपोर्ट है उसके मुकाबले में। मतलब भारत तो अपने यहाँ जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है वही एक्सपोर्ट करेगा, और वो जो जो प्रोडक्ट होंगे वो वहाँ की मिडिल क्लास के लिए होंगे, तो वो शायद अगर थोड़ा सा ही प्राइस बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्ट ना खरीदें। मगर यहाँ पे वो जो इतना हाई कॉस्ट वाले लग्जरी आइटम ला रहे हैं वो वही खरीद पाएंगे जो हमारे यहाँ रिच क्लास है, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस नीचे हो रहे हैं या ऊपर हो रहे हैं। द डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन बेनिफिट्स इंडियन आईटी एंड प्रोफेशनल सर्विस फर्म्स, कह रहा है कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन का मतलब होता है कि दो जगह सोशल सर्विस का टैक्स देना। मान लो कि आप यूके के नागरिक हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत की सरकार को भी पैसा दे रहे हो, यूके की सरकार को भी पैसा दे रहे हो टैक्स का। तो कह रहा है कि एक तरीके से इसमें क्या होता है कि एक छूट दी जाती है कि आप सभी दोनों सरकारों को पैसा नहीं दोगे, एक ही सरकार को पैसा दोगे। तो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो है उसने इंडियन आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज को तो फ़ायदा पहुंचाया है, बट इट्स इकोनॉमिक वाइड बेनिफिट्स में रिमेन मॉडेस्ट, लेकिन पूरी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट है, मतलब लिमिटेड है। द पैक्ट ऑल्सो फेस द हडल ओवर द यूके स्टील सेफ गार्ड कोटास बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, कह रहा है कि यूके का जो स्टील वाला एक तरीके से कानून है, इनका रूल है, उससे भी इस एग्रीमेंट में पहले ही एक बाधा आ चुकी थी। यूके का स्टील सेफ गार्ड ये है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, मान लो कि एक लिमिट से ज़्यादा नहीं वहाँ पे सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनका मानना होता है कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इससे प्रोड्यूस हो रही है और इससे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिजेंट वहाँ पे रूल हैं इसको लेकर, और भारत जो है वो चाह कर भी इस एग्रीमेंट के बावजूद भी ये क्या कहते हैं रूल आड़े में आ जाता कि भारत उतना ज़्यादा स्टील वहाँ पे बेच नहीं पाता। तो इस ये भी एक बाधा इस पैक्ट में आ गई थी बिफोर इसके इम्प्लीमेंटेशन की।
अंडरलाइनिंग हाउ नॉन टैरिफ मेजर्स कैन डाइल्यूट मार्केट एसेस। तो इससे ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो नॉन टैरिफ चीज़ें हैं यूके की तरफ से, उससे भी हमारा जो मार्केट एसेस है यूके में वो कम हो सकता है। मतलब हम उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं उठा सकते जितना हमें उठाना चाहिए। India's carbon intensive exports could face challenges as climate related trade regulations become more stringent। कह रहा है कि भारत का एक ऐसा एक्सपोर्ट जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस होती है, उसको लेकर भी समस्या आ सकती है, क्योंकि यूके में जो क्लाइमेट रिलेटेड रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टफ हैं। अल्टीमेटली फाइनली सेटास सक्सेस लाइज इन टर्निंग मार्केट एसेस इनटू मार्केट शेयर। क्या मतलब है कि इस एग्रीमेंट की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि किस तरीके से जो ये मार्केट एसेस है, मतलब हमारे पास मार्केट की पहुंच तो है, मगर इस मार्केट में हमारा हिस्सा कितना होगा, इस एसेस को हम कितना जल्दी अपने कंज्यूमर को हम अपना प्रोडक्ट बेच पाते हैं, उसके पर निर्भर करेगा। मान लो कि 100% की अगर मार्केट के पास हम जा भी रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि 1% हम अपना माल बेच पाएँ। अगर हम 30 या 40% कर दें तो ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, करो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ द टर्निंग मार्केट एसेस इनटू मार्केट शेयर। क्या मतलब है, बताया मैंने। कन्वर्टिंग फॉर्मल जीरो टैरिफ कंसेशंस इनटू एक्चुअल सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव गेन्स फॉर डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स। हाँ, एक तरीके से ये जो फ़ायदा मिल रहा है जीरो टैरिफ कंसेशन का, उसको हमें एक्चुअल कॉम्पिटिटिव गेन्स में चेंज करना होगा। उससे हमें फ़ायदा होना चाहिए एक्चुअली, ऐसा ना हो किसी वो पेपर में ही रह जाए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आंसर है। वाई डज द पैसेज स्टेट दैट द यूके नॉन टैरिफ स्टैंडर्ड्स कुड prove a bigger hurdle than tariffs for Indian MSMEs even though CETA offers zero duty access on 99% of Indian exports। कह रहा है कि किस तरीके से यूके के जो नॉन टैरिफ स्टैंडर्ड्स हैं, ये रूल्स हैं, वो भारत के लिए एक बाधा बन सकते हैं एक्सपोर्ट में, भारत की जो एमएसएमईज है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, जो कि जबकि सेटा जो है वो जीरो ड्यूटी टैक्स लगा रहा है भारत के 99% प्रोडक्ट में। क्या हो सकता है बताओ। बिकॉज स्मॉल एक्सपोर्टर फेस सीवियर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल हर्डल्स इन मीटिंग स्ट्रिक्ट क्वालिटी बेंचमार्क। बिल्कुल सही है कि जो क्वालिटी बेंचमार्क है, स्टैंडर्ड, उनको जो स्मॉल एक्सपोर्टर है हमारे यहाँ, उनको बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है, चाहे वो टेक्निकल फील्ड में हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हो। क्यों? क्योंकि यूके के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड रूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत कह सकते हो या कठोर कह सकते हो, उसको हम लोग हमारे यहाँ के जो एमएसएमईज है उसको सही से फॉलो नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज इन द फ्रेज मोर मैच्योर अप्रोच। मोर लगा हुआ है, क्या होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री। सेकंड आंसर है। इन व्हाट वे डज द इंडिया यूके सीटा रिक्वायर इंडिया टू रिफॉर्म इट्स डोमेस्टिक ट्रेड आर्किटेक्चर टू इंश्योर द एग्रीमेंट रीचेज इट्स पोटेंशियल। क्या किस तरीके से भारत को अपने डोमेस्टिक सिस्टम को पूरी तरीके से मॉडिफाई करना चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से एडवांटेज उठा सके जो एग्रीमेंट हुआ है भारत और यूके के बीच में। इट एलिमिनेट द नीड फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। कह रहा है कि ये एक तरीके से जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसकी आवश्यकता को खत्म कर देता है। बिल्कुल गलत बात। इट डिमांड्स रेगुलेटरी अपग्रेड। ये एक तरीके से चाहता है कि हमारे यहाँ लगातार अपग्रेडेशन होता रहे। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं डिपार्टमेंटल, वो सिंप्लीफाई होने चाहिए, इतने ज़्यादा जटिल या कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू हेल्प लोकल फर्म्स, और साथ ही साथ संस्थाओं का एक तरीके से सपोर्ट होना चाहिए, ये लोकल जो फर्म्स हैं या बिजनेसेस हैं उनको नेविगेट नॉन टैरिफ कंप्लायंस, ताकि जो नॉन टैरिफ रूल्स हैं उसको वो नेविगेट कर सकें, सही से फॉलो कर सकें। सेकेंड एकदम सही लग रहा है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस यूज इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द पैसेज। The India-UK Comprehensive Economic Trade Agreement reflects New Delhi's more mature approach to free trade negotiation। एक्सक्लेमेटरी है ये, क्या किसी तरीके का इमोशन दिखाया गया है इसमें? नहीं। इंट्रोग्रेटिव है, क्वेश्चन पूछा गया है? नहीं। डिक्लेरेटिव है, किसी तरीके का फैक्ट बताया गया है? बिल्कुल। इम्परेटिव है, कमांड है, रिक्वेस्ट है? नहीं। सी हमारा आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। The legacy a celebrated high-profile achiever leaves behind is not defined merely by awards and accomplishments। कह रहा है कि जो विरासत बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड, मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई है, हाई प्रोफाइल अचीवर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है,
वो जो छोड़ के जाते हैं हम सिर्फ इस बात से नहीं उनको बता सकते कि वो अवार्ड्स की वजह से है या फिर उपलब्धियों की वजह से है। नो मैटर हाउ स्टैंगिंगली इम्प्रेसिव दे माइट बी, चाहे वो कितनी भी माइंड ब्लोइंग अकम्पलिशमेंट या अवार्ड्स क्यों ना हो, इससे सिर्फ साबित नहीं होता। बट इक्वली इफ नॉट मोर बाई हाउ मैनी दे हैव, हाउ मैनी पीपल दे हैव टच्ड, हाउ मैनी लाइफ दे हैव इम्पैक्टेड, हाउ मच जॉय दे हैव प्रोवाइडेड। कह रहा है कि इस बात से ज़रूर एक तरीके से सिद्ध होता है कि वो कितने लोगों को उन्होंने एक तरीके से प्रभावित किया है, कितने दिलों को छुआ है, या फिर उन्होंने कितना लोगों को एक तरीके से जॉय दिया है अपनी पूरी जर्नी में। द अनचेक्ड आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ एट हिज पासिंग, कह रहा है कि उसकी डेथ में जो बहुत ज़्यादा दुख का एक पहाड़ लोगों के सामने से आ जा रहा है, एकदम अचानक से लोग इतने ज़्यादा दुखी हो जा रहे हैं। फॉलोड ऑलमोस्ट इमिडिएटली बाई टेल्स ऑफ हिज काइंडनेस एंड जेनरसिटी, मतलब उस इतना ज़्यादा लोग दुखी हैं कि एक तरीके से तुरंत उनकी जो स्टोरीज हैं काइंडनेस की या जेनरसिटी की, उनकी उदारता की लोग याद कर रहे हैं। डैश टेस्टामेंट टू द स्टैंडिंग सर गैरी फील्ड सॉबर्स इंजॉयज इन द क्रिकेटिंग इकोसिस्टम। कह रहा है कि ये एक बात का एक तरीके से प्रूफ है कि कितना ज़्यादा वैल्यू थी सर गैरी फील्ड की क्रिकेटिंग इकोसिस्टम में, एक क्रिकेट में, ऑफ विच ही वॉज द अनक्वेश्चन डैश फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम, जिस फील्ड में वो लगातार काफ़ी समय के लिए शीट्स में रहे, टॉप पे रहे। एंड बियॉन्ड सॉबर्स वॉज द ग्रेटेस्ट लॉन्ग बिफोर द डैश टुक रूट एंड इवन द कॉमन प्लेस वॉज लेबल्ड ग्रेट। कह रहा है कि जो सॉबर्स था एक तरीके से उनको हमेशा से ही बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट बोला जाता था, हमेशा ही सबसे ज़्यादा महानतम थे, और उनकी कोई साधारण चीज़ को भी एकदम ग्रेट की तरीके से लेबल कर दिया जाता था। मतलब अगर उन्होंने कोई साधारण शॉट भी खेला है तो बोलते थे क्या, मतलब कितना ग्रेट शॉट है ये। ही वॉज क्रिकेट मोहम्मद अली, कह रहा है कि वो एक तरीके से मोहम्मद अली, जैसे बॉक्सिंग का होगा अपने आपको अगर पता हो, बहुत ही ज़्यादा फेमस बॉक्सर थे मोहम्मद अली, तो कह रहे हैं वो क्रिकेट के मोहम्मद अली थे। स्क्रैच दैट, कह रहा है कि ये जो बात उसने बोली है राइटर ने, इसको अवॉइड करो। अली वॉज बॉक्सिंग सोबर, कह रहा है कि अली जो था वो एक तरीके से सोबर था बॉक्सिंग का। पहले उसने कह दिया कि भाई मोहम्मद अली जो है, मोहम्मद अली जैसे थे वो, लेकिन बाद में उसने बोला नहीं, मोहम्मद अली जो थे वो ये गैरी फील्ड जैसे थे। इफ दैट मेक सेंस गिवन दैट द सोबर्स ऑरा हैड प्रोवाइडेड द स्पोर्टिंग वर्ल्ड लॉन्ग बिफोर कैशियस क्ले बिकेम मोहम्मद अली। कह रहा है कि जो सोबर का ऑरा था, मतलब पूरा जो एक तरीके से उनका जो दौर था, वो बहुत पहले से ही चला आ रहा था कैशियस क्ले के, जो कि जिनका नाम मोहम्मद अली था। पहले इनका नाम कैशियस क्ले था, बाद में इन्होंने अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया था। कह रहा है कि उससे पहले से ही इनका ऑरा था। एंड फ्लोटेड लाइक अ बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक अ बी, मतलब ये मोहम्मद अली की बात हो रही है कि बाद में ये बहुत तगड़े बॉक्सर थे जिनके लिए ये फ्रेज यूज़ हो रहा है कि उनके उड़ने से पहले और एक स्टंग लाइक अ बी करने से पहले भी जो सॉबर का ऑरा था, गैरी फील्ड का ऑरा था, वो पहले ही बहुत ज़्यादा था। इन द 3 days सिंस सॉबर्स शफल्ड ऑफ द शेक्सपियरियन मॉर्टल क्वायर, मतलब 3 दिन हो गए हैं जब से सॉबर्स की डेथ हुई है। द ट्रिब्यूट्स हैव कम डैश, जो बहुत से लोग एक तरीके से रेस्पेक्ट भेज रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, फ्रॉम दोज हु प्लेड विद एंड अगेंस्ट हिम, वो लोग भी भेज रहे हैं जो उनके साथ खेले थे या फिर उनके अगेंस्ट में थे। फ्रॉम दोज हु वर फॉर्चुनेट एनफ टू बी द रेसिपियंट्स ऑफ हिज विजडम, कह रहा है कि उन लोगों से भी आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से लकी थे कि उनकी जो बुद्धि थी या फिर विजडम थी वो उनको प्राप्त हुई, एंड गुडनेस, उनकी अच्छाई। एंड फ्रॉम दोज हु हैव हर्ड ऑफ हिज एक्सप्लॉइट्स फ्रॉम अदर्स एंड हैव हैड टू डैश टू वॉचिंग हिज जीनियस ऑन यूट्यूब, और उन लोगों से भी एक तरीके से रेस्पेक्ट या ट्रिब्यूट आ रहा है जो दूसरों से सुनते थे कि किस तरीके से वो कितना बढ़िया गेम खेलते थे, और उन लोगों को सिर्फ यूट्यूब में उनकी जो जीनियस जो क्रिकेटिंग स्किल थी बस वो यूट्यूब में ही उसको देख के एक तरीके से संतोष कर सकते हैं। That he was universally adored was obvious long before he left us for what is certain to be a better world merely because he is inhabiting it. कह रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से उनकी प्रशंसा होती थी, लोग उनको पसंद करते थे, उनके जाने से पहले भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। और कह रहा है कि अब वो जो दुनिया छोड़ के चले गए हैं तो वो ऐसी जगह, इस ऐसी दुनिया में गए होंगे जहाँ पर भी गए होंगे उस दुनिया को उन्होंने और बढ़िया बना दिया होगा। His demise मतलब death, has rekindled old memories and enveloped his peers and juniors in a sea of nostalgia,
which remains the overwhelming theme that has accompanied any mention of Sir Gary since Friday night। कह रहा है कि इनकी जो मृत्यु हुई है उससे जो पुराने यादें हैं वो दोबारा से उजागर हो गई हैं। जो उनके साथी थे, जूनियर्स थे, वो एक तरीके से उन पुराने समय में खो गए हैं, और वही जो ये पूरी यादें हैं, जब जब क्या कहते हैं सर गैरी फील्ड का नाम लिया जाएगा तब तक ये यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? द अनचेक्ड आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ एट हिज पासिंग फॉलोड ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाई टेल्स ऑफ हिज काइंडनेस एंड जनरसिटी डैश टेस्टामेंट। मतलब इस बात का ये प्रूफ है कि कितने ज़्यादा एक तरीके से उनका क्रिकेटिंग इकोसिस्टम में कितना ज़्यादा नाम था। क्या होना चाहिए यहाँ पे? अनचेक्ड आउटपोरिंग है सब्जेक्ट। ठीक है, किस तरीके का सब्जेक्ट है ये एक तरीके का एक आइडिया बता रहा है। अनचेक्ड आउटपोरिंग मतलब जो ग्रीफ था वो एकदम रुक ही नहीं पा रहा था, लोग बहुत ज़्यादा अपना एक बहुत रैपिड तरीके से चीज़ों को दिखा रहे थे। तो क्या होना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज होना चाहिए। ठीक है, और ये अभी प्रेजेंट का ही चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि ये पास्ट की चल रही है। तो आर तो कोई मतलब ही नहीं, हैज़ का कोई मतलब नहीं है, वर का कोई मतलब नहीं है, तो इज जो है हमारा आंसर होगा। is testament to the standing Sir Gary Field Sobers enjoys in the cricketing ecosystem of which he was the unquestioned। जिस फील्ड के वो क्या थे? रूल, अनक्वेश्चन रूल नहीं मतलब आ रहा है। मोनार्क का मतलब होता है एक तरीके से राजा। मोनार्क फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम नहीं। एम्परर, हाँ एक तरीके से उन्होंने इस फील्ड के ऊपर शासन किया काफ़ी समय तक, टॉप पे रहे। एम्परर है। डिक्टेटर तो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव शब्द हो जाएगा, तो अनक्वेश्चनड एम्परर फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम्स। ठीक है, एंड बियॉन्ड। सॉबर वॉज द ग्रेटेस्ट लॉन्ग बिफोर डैश टुक रूट। क्या होना चाहिए? एग्जैगरेट, हाइपरफुल, मैग्निफिकेशन, रिटोरिक। देखो कह रहा है कि जो सॉबर थे वो बहुत पहले से ही महानतम थे। जब से ये मतलब बढ़ा चढ़ा कर बातें जो हैं स्टार्ट हुई, उससे पहले ही उनको एक तरीके से ग्रेटेस्ट बोला जाता था। मतलब तब इतनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात नहीं की जाती थी जैसे आज के समय में किया जाता है, फिर भी उनको द ग्रेटेस्ट बोला जाता था। तो एग्जैगरेट टू रूट, देखो ये तो खुद में एक वर्ब है, तो हमको चाहिए क्या यहाँ पे हमको चाहिए नाउन, बिफोर नाउन चाहिए यहाँ पर। तो एग्जैगरेट क्या है? वर्ब है तो नहीं होगा। हाइपरबोल एक नाउन है। ठीक है, हाइपरबोल मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात करने वाला जो बात की जाती है। मैग्निफिकेशन IUN है, नाउन है, मगर मैग्निफिकेशन का मतलब जो चीज़ बड़ी कर दे, मैग्नीफाई कर दे जिसको, तो मैग्निफिकेशन हो जाता है। रिटोरिक जो होती है स्पीच होती है ना, बार बार उसी चीज़ को बोला जा रहा हो, तो ये भी नाउन होती है, तो ये नहीं, ये इसकी मीनिंग नहीं आ रही है। तो बेस्ट क्या होगा हमारा? हाइपरबोल। इन द 3 days since Sauber's shuffle of the Shakespearean model choir, द ट्रिब्यूट्स हैव कम डैश फ्रॉम दोज। किस तरीके से ट्रिब्यूट्स है? जो रेस्पेक्ट लोग भेज रहे थे, मैसेज भेज रहे थे, किस तरीके से भेज रहे थे? फास्ट एंड फ्यूरियस, बहुत रैपिड तरीके से, एनर्जेटिक तरीके से। लीप्स एंड बाउंड, लीप एंड बाउंड का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, रिमार्केबली बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस होना, इम्प्रूवमेंट होना। फार एंड वाइड, बहुत दूर से भेज रहे थे, है ना, बहुत बहुत अलग अलग दिशा से, अलग अलग जगह से भेज रहे थे। थिक एंड फास्ट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में वहाँ उनके लिए ट्रिब्यूट आ रहे थे। ठीक है, तो वैसे भी जब भी बात आती है याद की या मैसेज की, जब लोग बहुत ज़्यादा भेजते हैं तो हम यूज़ क्या करते हैं? थिक एंड फास्ट उसके लिए यूज़ करते हैं इडियम को। तो यहाँ पे क्या होगा? हैव कम थिक एंड फास्ट फ्रॉम दोज हु प्लेड विद एंड अगेंस्ट हिम and from those who have heard of his exploits from others and have had to dash to watching his genius on YouTube। settle submit reconcile resign। देखो resign तो होगा नहीं, submit यहाँ कोई मतलब नहीं आ रहा है। अब reconcile और settle, had to settle मतलब एक तरीके से उनको अपने आप को समझाना पड़ता था सिर्फ YouTube देखकर, क्योंकि वो उस एरा में कभी थे ही नहीं जब जो सॉबर थे बढ़िया खेलते थे। तो सेटल के साथ हमेशा फॉर आता है, तो यहाँ पे फॉर नहीं है, टू है, तो ये नहीं होगा। रिकनसाइल का मतलब होता है एक तरीके से अपने आप को संतोष कर लेना, तो रिकनसाइल टू वॉचिंग हिज जीनियस ऑन यूट्यूब, तो सी हमारा करेक्ट आंसर। ये पैरादम्बल है, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो। दिस लेजिस्लेशन, ये जो कानून है, तो सी तो होगा नहीं, दिस यूज नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट हैज लिस्टेड 5 न्यू बिल्स फॉर द मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, इससे स्टार्ट कर सकते हैं, तो अभी इसको रखते हैं, इसको भी रखते हैं, बी को चेक कर लें। होम मिनिस्टर इज सेट टू मूव द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर। देखो यहाँ पे होम मिनिस्टर जो है किसी कानून को मूव कर रहे हैं पार्लियामेंट में। यहाँ पहले बताया गया है कि
5 बिल रखे जाएंगे इस बार मानसून सत्र में, तो पहला क्या चीज़ आना चाहिए? पहला यही चीज़ आनी चाहिए ना कि मानसून सत्र में क्या क्या होने वाला है, तो बी भी नहीं होगा, तो इसका मतलब पहला हमारा क्या होगा? ए होगा। अब ए के बाद देखो सी अगर आ जाएगा, दिस लेजिस्लेशन, कौन सा कानून? अभी यहाँ पे बिल की बात हुई है, किसी स्पेसिफिक कानून की बात हुई नहीं है, तो कैसे हम कह दें कि दिस लेजिस्लेशन सीक्स टू अमेंड द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, कि ये जो कानून है वो जो 1971 का इंसल्ट वाला कानून ऑनर एक्ट है उसको बदलेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, तो इसका मतलब सी भी नहीं हो, आंसर 3 है, बिना पढ़े ही पता चल गया। अब देख लेते हैं इसको कि होम मिनिस्टर जो है इज सेट टू मूव द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 इन राज्यसभा, मतलब वो एक कानून लाने जा रहे हैं राज्यसभा 2026 में। दिस लेजिस्लेशन, ये जो कानून है वो मॉडिफाई करेगा किसको? 1971 वाले को। द प्रपोज अमेंडमेंट सीक्स टू एक्सटेंड सिमिलर प्रोटेक्शन टू वंदे मातरम, कह रहा है कि ये जो अमेंडमेंट बताया मतलब तरीके से प्रपोज किया गया, सजेस्ट किया गया है, वो वंदे मातरम को भी इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो ए बी उसके प्रोटेक्शन के लिए, ए बी सी डी हमारा जो है वो आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।